तो चलिए आगाज करते हैं आज के मुद्दे का। हाथरस सान्हे में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कहीं दंगों की साजिश का इंकशाफ हो रहा है तो कहीं पता चल रहा है कि कुछ पार्टी के लोग ही मुतासिर कुनबे के रिश्तेदार बनकर उन्हें भड़का रहे थे। वहीं मुतासिरा के अहले खाना के अपने दावे हैं, अपनी बातें हैं, अपनी दलीलें हैं। दोनों के दावों और दलीलों में कितना दम है ये तो जांच एजेंसियां और SIT की रिपोर्ट से ही वाज़ेह होगा। लेकिन अवाम इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेकरार है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस दिल को दहला देने वाले हादसे में कितनी साजिश है, कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है। आज के मुद्दे में आज हम यही जानेंगे कि एक बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर कौन और क्यों कर रहा है पर्दादारी। हाथरस सान्हे में दो खत के सामने आने से नया मोड़ आ गया है। एक खत अहम मुलजिम संदीप और उसके साथियों ने लिखा है, दूसरा खत मुतासिरा के अहले खाना का है। दोनों खत हाथरस के SP को लिखे गए हैं। 7 अक्टूबर को लिखे गए पहले खत में संदीप और बाकी 3 मुलजमीन ने खुद को बेकसूर करार दिया है। उन्होंने मुतासिरा लड़की के कत्ल का इल्जाम उसकी मां और भाई पर लगाया है। दूसरा खत मुतासिरा लड़की के भाई का है जो उसने 14 सितंबर यानी मौके वाले दिन लिखा। उसने मुलजिम संदीप पर उसे जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है, लेकिन बहन के रेप का जिक्र नहीं किया। सवाल है, मुतासिरा के भाई ने SP को लिखे खत में वारदात वाले दिन ही रेप का जिक्र क्यों नहीं किया? सच की तलाश में अब SIT मुलजिम संदीप और मुतासिरा लड़की के भाई के बीच की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। दूसरी तरफ हाथरस मामले पर सियासत बामे उरूज पर है। RLD लीडर जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज की मुखालिफत में मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई। कांग्रेस और SP ने भी महापंचायत की हिमायत की। वहां गुंडों को तैयार करके उन पर पथराव कराया गया और जो मेरे साथ हुआ वो तो देख लिया आपने। ये सब इसलिए किया गया, रफा दफा किया गया क्योंकि वह चाहते हैं कि दबाया जाए। वे नहीं चाहते, सच्चाई पे पर्दा डालना चाहते और कोई कारण नहीं है। अपोजिशन ने CM पर निशाना साधा तो पलटवार खुद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया। अपोजिशन को मुजफ्फरनगर के फसाद की याद दिलाकर आईना दिखाया। ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा रहे थे? कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। पलटवार यही नहीं रुका, सरकार ही नहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी इस सियासत में कूद पड़ा। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को अपने बिल से निकल के आना चाहिए और कांग्रेस को ये भी जवाब देना चाहिए कि आप दंगे करने की साजिश में थे और आप लोग आना चाहते थे उसके दंगे के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार एक संत मुखिया है, मुख्यमंत्री है और अच्छे शासक रूप में वो साबित हो रहे हैं, तो उनको बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, वह बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। हाथरस पर इस सियासत और दिन भर की सरगर्मी का यही सवाल है कि आखिर हाथरस सान्हे में कितनी साजिश है और कितने सच। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हाथरस केस हर दिन जब दिन निकलता है तो हर दिन एक नए सच के साथ निकल करके सामने आता है, क्योंकि ये केस बजाय सुलझने के हर दिन उलझता चला जा रहा है, क्योंकि हर दिन एक नया मोड़ इस केस में आ जाता है, एक नया पहलू इस केस में आ जाता है। इस दिल को दहला देने वाले हादसे में कितनी साजिश है, कितनी सच्चाई है,
कितनी हकीकतें हैं, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे आज के मुद्दे में। और ये जानने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, उनसे हम जानेंगे इस केस की पूरी सच्चाई। आपको मैं आइए सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा देती हूं कि कौन कौन हमारे साथ अगले 1 घंटे जुड़ने वाला है। हमारे साथ दिनेश सिंह जी रहेंगे, जो कि लीडर है बीजेपी के। दिनेश सिंह जी, आपका इस्तकबाल है जी सलाम पर। इनके अलावा हमारे साथ सैफ खान साहब मौजूद रहेंगे, जो कि कांग्रेस लीडर हैं। सैफ खान जी, आपका भी इस्तकबाल है जी सलाम पर। हमारे साथ एडवोकेट शाहिद अली जी रहेंगे, हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी रहेंगे, जो कि राजनीति लिहाज से अपना पक्ष यहां पर रखेंगे। सबसे पहले दिनेश सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपका ताल्लुक बीजेपी से है और बीजेपी इस वक्त चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है पूरे इस केस में। सर, क्या है सच्चाई? क्या लग रहा है आपको? कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकतें हैं, या फिर वाकई में बहुत बड़ी साजिश इस पूरे केस में? नीता जी, जैसे आपने ही कहा कि सच्चाई है या साजिश जी, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला करने के लिए किसी भी सरकार में या किसी भी मामले की जांच करने के लिए कोई ना कोई हिंदुस्तान में एजेंसी है। वो एजेंसी राज्य सरकार की होती है या तो एजेंसी केंद्र सरकार की होती है। जब 14 सितंबर की नीता जी घटना है, 14 सितंबर को की घटना होती है और शुरुआत में लड़की के बयान के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, जिसमें लड़की ये कहती है कि उसके जान से मारने का प्रयास किया गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की घटना हुई। तत्काल मुकदमा पंजीकृत होता है। आगे चलकर 22 तारीख को फिर से आईओ जब उनका बयान दर्ज करता है, तब लड़की जो है रेप की बात करती है, तब उस एफआईआर में रेप को जोड़ा जाता है। आगे चलकर जब मामला और आगे आता है संज्ञान में, लड़की की डेथ हो जाती है, उसमें 302 को जोड़ा जाता है। और इस मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को थाना काम कर ही रहा था, लेकिन परिवार को न्याय मिल सके, पीड़िता को न्याय मिल सके, इसके लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का गठन चल ही रहा था, लेकिन राजनीतिक दलों के लोग कुछ जो अपनी सियासत की जमीन खो चुके हैं, जिनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, क्योंकि देश में माननीय मोदी जी का शासन है, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। कहीं भी ना तो प्रदेश में ना तो देश में इनको सियासत करने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है। तो ये किस तरह से इन लोगों ने उस साजिश के तहत, मैं कह रहा हूं साजिश है, और साजिशों बेनकाब भी हो रहा है। हमारे मतलब दिनेश सिंह जी, आप कह रहे हैं कि जिन पार्टी को कोई वजूद ही नहीं है, जो पार्टी कुछ कर ही नहीं पा रही है, अब उन्हें कुछ और काम तो था नहीं, सोचा कि चलो हाथरस कांड पे ही अपनी रोटियां सेक लेते हैं। तो क्या उन्हीं पार्टियों की रुकावट की वजह से एसआईटी की जांच जो है उसे और ज्यादा वक्त दे दिया गया, 10 दिन का टाइम आगे और बढ़ा दिया गया? जो ताकत है कोई वजूद रखती ही नहीं है, क्या वो एसआईटी की जांच में रुकावट डाल रही है? मैंने कहा इतना ही नहीं, सरकार ने नीता जी ये भी कहा कि नहीं, जिस एसआईटी का आप जिक्र कर रहे हैं उसको आगे जो वक्त दिया गया था उसमें वो रिपोर्ट नहीं सौंप पाए, उसको आगे 10 दिन और बढ़ा दिए गए। नहीं, जुडिशरी की देखरेख में हो। हमने कहा सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में हो, क्या दिक्कत है? अरे दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन ये सियासतदार हैं, इनको शर्म नहीं आती है कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको सियासत से दूर रखना चाहिए। आप सब उस पीड़िता के जख्म में मरहम लगाने के लिए नहीं आ रहे थे, आप उन पीड़िता के जख्म का नमक रगड़ने के लिए आ रहे थे, नमक छिड़कने के लिए आते हैं। सैफ खान साहब, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़क रही है जख्मों पर? सबसे पहले नेता बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है मौका मिला जी के ऊपर। जी, काफी टाइम बाद हम लोग साथ बैठ रहे हैं आज। जी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जी जो है ऐसे मुद्दे लेके आ रहा है जो सच्चाई की ओर जो है, जो दिखाने में। अभी आपके सामने जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ जी। पहली चीज जो है, मुजफ्फरनगर की बात चल रही थी, तो मैं बताना चाहता हूँ ये कि उत्तर प्रदेश में ये योगी सरकार जो है उन अक्यूज को, जो अक्यूज हुए थे मुजफ्फरनगर के राइट्स में, संगीत सोम और बहुत सारे ऐसे नाम है लंबे लंबे, संगीत सोम हो गए, सुरेश रैना हो गए, संजीव बालियान हो गए, ये लोग ऐसे लोग हैं जिसमें खुद सरकार जो है वो कोशिश करती है और पहल करती है कि 20,000 केसेस जो हैं वो इनके ऊपर से जो है हट जाए और 125 केसेस जो इन पे से हटाई जाती हैं, दफाएं। और भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी लीडर्स हैं और इन सब के ऊपर से जो है लगातार जो भी दफाएं हैं, जितने भी इल्जाम है, सब जो है साफ करें जब इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार पड़ती है। दूसरी बात आती है, आप ये कहते हैं सियासत, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। इंसानियत तो आजकल खत्म ही हो गई।
मैं ये कहता हूँ 14 तारीख को अगर पहला केस हुआ था, ये एफआईआर के लिए पेशकश हुई थी, तो 22 तारीख को जाके जो है पहली एफआईआर रजिस्टर होती है। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे जो विधायक हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के रेपिस्ट, उस पर 1.5 महीने बाद जो है एफआईआर रजिस्टर होती है। पॉस्को एक्ट लगने के बाद जो है 1 साल बाद गिरफ्तारी होती है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन सैफ खान साहब जी, यहाँ इस पूरे मामले में 2 चिट्ठियां आई है सामने, 2 चिट्ठियां सामने आई है। मेरी भी सुन लीजिए 2 चिट्ठियां सामने आई है। जो पहली चिट्ठी जो है लड़की के भाई की, वो 14 तारीख को ही वहां के एसपी को लिखी जाती है। लेकिन सैफ खान साहब, उस चिट्ठी में कहीं पर भी रेप का जिक्र नहीं है। नहीं, ठीक है, चलिए मैं आपकी बात जो है मान लेता हूँ, हाँ। रेप का जिक्र नहीं, मगर उत्तर प्रदेश के हालात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लिहाज से भी मैं अगर आपको बताऊं तो 24% क्राइम महिलाओं के खिलाफ बढ़ गया। ये तो खुद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बता रहा है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बता रहा है। यानी इस वक्त जो है 27% क्राइम जो है उन दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश में। ये मैं नहीं कह रही, सूची नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रही है। हालात तो इस वक्त ये है कि 11 से 12 रेप एक दिन में रजिस्टर होते हैं। आप जिस केस का हाथरस के लिए जिक्र कर रही हैं, मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, क्या फिर मौत नहीं हुई है, क्या मर्डर नहीं हुआ है किसी भी? बिल्कुल सच सामने आना है। बिल्कुल जी। शैलेंद्र दुबे जी आऊंगे मैं, सैफ खान साहब जी आपके पास आऊंगी। हिंदू धर्म के लिहाज से भी नेता 2:30 बजे के करीब जो है आप किसी को पेट्रोल डाल के जो है जलाया नहीं जाता। बिल्कुल, वहीं से सवालों की फहरिस्त एक लंबी हो जाती है। जी, ऑटोप्सी क्यों नहीं कराई गई जी? क्यों लड़की को क्या जल्दबाजी थी जो लड़की को जो है जला दिया गया पेट्रोल डाल के? कुछ तो ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सैफ खान साहब, कुछ तो ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से आपने अभी तक राजनीति तौर पर बहुत कुछ देखा भी है, बहुत कुछ समझा भी है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाथरस केस की, क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ सियासत की भेंट चढ़ के रह जाएगा ये मुद्दा, या वाकई में इंसाफ मिल पाएगा? देखिए निदा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बोलने का मुझे मौका दिया। देखिए, सच ये है कि राजनीतिक दल सिलेक्टिव होकर जब बात करते हैं तब तकलीफ होती है। रेप ऐसा नहीं है कि देश के अंदर सिर्फ हाथरस में हो रहा है। रेप की घटनाएं जो है आए भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हो रही है जी। अब विषय ये आता है, इस घटनाक्रम को संक्षिप्त में मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। 14 सितंबर को ये घटना होती है और घटना होने के तत्पश्चात जो पीड़िता है उसके भाई की रिटन तहरीर के ऊपर जो एफआईआर लॉन्च होती है, जो कि मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि एफआईआर 22 तारीख को लिखी जाती है, वो गलत तथ्य है। 14 तारीख को रिटन तहरीर पर एफआईआर होती है SC/ST एक्ट और 307 में। उसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना जब दी जाती है, एफआईआर लॉन्च होती है, जो नियर बाई सरकारी अस्पताल होता है उसमें उसको रेफर किया जाता है और उस सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उस लड़की की हालत देखते हुए उसको बजाय MLC करने के उसको अच्छा उपचार देने के लिए जो आगे रेफर कर दिया जाता है। जो प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान है AMU, उसके जैन मेडिकल कॉलेज में रेफर करते हैं। जब लड़की को पहली बार होश आता है तो पहली बार जब उसका जो स्टेटमेंट है वो होता है, मारपीट को लेकर बयान दर्ज होता है, उसके अनुरूप धारा उसमें ऐड की जाती है। दूसरी बार जब उसका स्टेटमेंट आता है छेड़छाड़ के लिए, उसके मुताबिक धारा ऐड की जाती है। तीसरी बार जब स्टेटमेंट आता है तो जो है गैंगरेप के लिए 376D का भी इंक्लूजन होता है। तो ये है मतलब घटनाक्रम का क्रमबद्ध तरीके से जो है जो सूचनाएं हैं। तो उसके बाद जब उसकी पीड़िता की हालत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसको दिल्ली के लिए रेफर किया जाता है। और ये बड़ा दुखद है कि 29 तारीख को सुबह उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और उसके बाद जो प्रश्न खड़ा होता है कि उसका अंतिम संस्कार रात में क्यों किया गया, जिसमें प्रशासन का कहना यह है कि हमने परिवार की सहमति ली थी, जबकि परिवार के सदस्य उस बात का विरोध करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो SIT का गठन किया गया है वो कहीं न कहीं उसी दिशा में एक कदम है। यदि मान लीजिए कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसकी जो है जांच होकर वो तथ्य सामने आए। और उससे भी आगे बढ़कर जो राजनीतिक दल जो है, जिस तरह से मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप जो एक ही घटना को, और जहां पर जो है पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है देश के अंदर, आप इतनी बड़ी संख्या में जाकर क्या कर लेंगे वहां पर? क्या किसी भी राजनीतिक दल ने उनको आर्थिक तौर पर जो है कोई ग्रांट जो है अभी तक अनाउंस की है या किसी भी तरह की मदद का मतलब जो है आश्वासन दिया है? आपको राजनीति करनी है, उससे वोट नहीं मिलेंगे ना जी, उससे वोट नहीं मिलेंगे ना शैलेंद्र दुबे जी, उससे वोट थोड़ी ना मिलेंगे। वोट तो जाति की बात करने पे मिलेंगे, वोट तो हिंदू मुस्लिम बांटने पे मिलेंगे, आर्थिक मदद करने से वोट नहीं मिलेगा ना। क्या बात करते सर आप? बड़ी विडंबना है।
देश के अंदर ये बड़ी विडंबना है। अगर मान लीजिए कोई पीड़ित है तो उसकी जाति से संदर्भ करने की क्या आवश्यकता है। इसी तरह से अगर कोई एक्यूज है तो मेरा तो मानना ये है कि पीड़ित ना तो वो दलित होता है, पीड़ित होता है। बिल्कुल, वो दलित हो सकता है, ना समर हो सकता है, ना हिंदू हो सकता है, ना मुस्लिम हो सकता है। सही बात। इसी तरह से अपराधी जो है अपराधी है, और ये मूल चूल जो सुधार की आवश्यकता है कानून में कि अगर इस तरह का विषय संज्ञान में आता है तो तुरंत इस पर लगाम लगनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। शाहिद अली जी शाहिद अली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं। शाहिद अली साहब, आप एडवोकेट हैं, मैं थोड़ी कानूनी दांवपेच से भी इस केस को समझना चाहूंगी, क्योंकि आज यहाँ पर समझने के लिए हम लोग बैठे हैं कि आखिर चल क्या रहा है और क्या क्या सच्चाई है इसमें और कितनी साजिश इसमें आपको नजर आ रही है। अगर कानूनी पेज के हिसाब से मैं आपसे समझूं तो जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं कि 14 तारीख को ही 2 चिट्ठियां लिखी जाती हैं, एसपी साहब को लिखी जाती है, उसके बाद एफआईआर होते 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 10 से 12 दिन का वक्त जो है वो गुजर जाता है। अब ऐसे में जो दलीलें दी जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है कानूनी दांवपेच के हिसाब से कितनी सही है वो दलीलें, या फिर वाकई इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साजिश है उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की? मुझे तो शर्म आती है इन बीजेपी के इन लोगों पर जो ये कहती है रेप तो होते रहते हैं। इनके बहुत ज्यादा जो एमपी एमएलए भी इस तरह की बातें करते हैं, ये टेलीविजन में बैठ कर ऑन एयर ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं आप लोगों ने बिठाया कैसे है कि वो औरत की अस्मिता से जो चीज जुड़ी हुई है उसको कह रहे रेप होते रहते हैं। एक रेप थोड़ी ना हुआ, बहुत सारे रेप होते हैं। देखिए इस मुल्क के अंदर जितने भी रेप होती हैं 80% तो रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि मानना ये कानून का भी ये है और होता भी यही है कि आदमी अपनी इज्जत को बचाना चाहता है। छोटे शहरों में खास तौर से हर शहर के अंदर औरत की अस्मिता सबसे बड़ी इज्जत होती है, अपने परिवार के लिए मान सम्मान की बात होती है। ये बात करें 14 तारीख के एप्लीकेशन में रेप की बात नहीं कही गई थी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज को छिपाना चाहते हैं कि उनकी इज्जत खराब ना हो। इसीलिए जो पीड़िता होती है उसका नाम तक ऑनरेबल कोर्ट ने ये कह दिया कि उसका नाम भी नहीं बताएंगे आप, नाम नहीं बताया जाता है, ना उसकी शक्ल दिखाएंगे आप। ये बात कर रहे हैं कि उसके अंदर ये रेप के चांसेस नहीं थे, रेप की कंप्लेंट नहीं थी, इसने कंप्लेंट छूटी है। चलो आपके ऐसे लोगों के ऊपर ये बात कहने के बजाय कि अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई के जरिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आप वहां पर उनको परिवार को मिलने नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं राजनीति हो रही है इसमें किस बात की राजनीति हो रही है? अगर परिवार से कोई मिलने जाता है या परिवार किसी से मिलना चाहता है, क्या उनको बोलने का भी हक नहीं है? क्या उस पीड़िता को अपने फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ भी नहीं था? मरने के बाद उसके कम से कम अंतिम संस्कार सही तरीके से हो जाते। ये किस तरह की कानून की बात हो रही है? ये कौन सा देश की बात हो रही है? दिनेश सिंह जी दिनेश सिंह जी हाथ उठा रहे हैं वो जी, शाहिद अली जी वो जवाब देना चाह रहे हैं आपको। ये रूल ऑफ लॉ से चलने वाला स्टेट है और रूल ऑफ लॉ से जो स्टेट चलता है वहां पे इस तरह की दलील दी जाती है। शर्म आती है ऐसे लोगों को। दिनेश सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं। दिनेश सिंह जी जो बात उठा रहे हैं शाहिद अली साहब, उसके लिए बाकायदा आज परिवार की तरफ से याचिका भी दाखिल की गई है कि उन्हें कैद बना के रखा जा रहा है, प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए दिनेश सिंह जी। निदा जी मैं ये कह रहा हूँ, शाहिद जी जो कह रहे थे पेशे से आपने बताया अधिवक्ता भी शायद है, तो अधिवक्ता के रूप में कोट पहन के कोर्ट में तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मैं उनको वो कोड याद दिलाता हूँ जिसकी शब्द था, वो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बच्चों से कभी ऐसी ऐसी भूलें हो जाती है। और रामपुर तिराहे की घटना है, समाजवादी पार्टी जब 2 बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट देती है। ये सरकार नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। गजब बात कर रहे हैं सर, बयानों पे तो मत ही जाइए सर। दिनेश सिंह जी बयानों पे तो मत जाइए, हर पार्टी में बड़े बड़े बयानवीर पड़े हैं, अब सबके अगर बयानों पे आ जाएंगे तो आज के मुद्दे में इसी पे बहस खत्म हो जाएगी। बयानवीर हर पार्टी में है और सबकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, बयानों पे मत जाइए। आंदोलन चलाया हमने बकायदा, मुलायम सिंह ने बदतमीजी की, उसको भी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप जैसे लोगों ने मुलायम सिंह को भी सजा नहीं मिलने दी, इसलिए तो आज इस तरह। शाहिद अली जी सुन लीजिए, शाहिद अली जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। वो नहीं है शाहिद जी, आप अपने समय पे फिर बोलिए। आपने कहा कि पहली बार कोई भी जाता है तो इस तरह के इल्जाम से वो बचता है, मतलब आप कह रहे हैं वकील होकर, अगर कोई अपने तहरीर में रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है तो क्या थाना अध्यक्ष को अपने आप रेप में जोड़ लेना चाहिए? गजब बात आप कर रहे हैं। आप अधिवक्ता हैं, आप कानून जानने वाले लोग हैं। और दूसरी हम बात ये करें कि अगर कोई भी घटना हुई, वो घटना कितनी सही है कितनी गलत है, इसकी जांच कौन करेगा? कोई एजेंसी ही करेगी ना। अभी साहब यहाँ बैठ के कह रहे थे अभी हम दूध का दूध पानी का पानी कर दे, अरे आप ही को भेज दिया जाए। फिर इस देश में कोई एक सिस्टम है निदा जी जो तय करेगी कि क्या मसला है। अरे एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, बीजेपी की सरकार है, पहली सरकार है, अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखा रहे थे ना, जरा सचिव मैं वोट तो आप बताइएगा। सबसे घटनाएं राजस्थान में आपको कहते हुए शर्म नहीं आती है?
आपके नेता भाई बहन को वक्त नहीं मिला कि एक कदम से। दिनेश सिंह जी, जिस जांच का आप हवाला दे रहे हैं बार बार, एक मिनट सैफ साहब, एक मिनट दिनेश सिंह जी, जिस एसआईटी की जांच का हवाला आप लगातार दे रहे हैं, वो एसआईटी की टीम लगातार लड़की के घर वालों के पास जा रही है। कल भी 2 राउंड उन लोगों ने लगाए थे, उन लोगों से बातचीत की जा रही है, सुरक्षा के लिहाज से वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो खबर आई सूत्रों के हवाले से, वो बेहद चौंकाने वाली आई। वो खबर ये आई कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के लोग पहले से ही उस घर में मौजूद थे, रिश्तेदार बनके वो रह रहे थे और भड़काऊ बयानबाजी सब उनकी तरफ से की जा रही थी। तो सर, कहां थी आपकी एसआईटी टीम? क्यों नहीं अभी तक वो लोग पकड़ में आए? इस जांच पे भरोसा करें हम? निदा जी, सब पकड़ के आएंगे। बकरे की अम्मा ज्यादा दिन खैर नहीं मनाएंगी। जो सैफ जी भी बैठ के बात कर रहे थे, इन्हीं पार्टी के पूर्व पार्षद जो है आपत्तिजनक पोस्टर के साथ लखनऊ पे गिरफ्तार हुए। वो क्या करने जा रहे थे पोस्टर छपवा के? और जिस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात आ रही है, कौन सी संस्था है? ये वो संस्था है जो निर्भया कांड में दोषियों को जब फांसी हो रही थी तो फांसी रुकवाने के लिए यही संस्था गई थी। रातों रात वेबसाइट बन जाती है, रातों रात इंटरनेशनल फंडिंग होने लगती है, रातों रात भाई बहन जो है हाथ की तरफ मुंह कर जाते हैं। वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सोती रह जाती हैं। हमारी नाक के नीचे सब कुछ हो जाता है। वो आ भी जाते हैं, वेबसाइट बना भी लेते हैं, लाखों लोगों को जोड़ भी लेते हैं और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग भी हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। फिर हम कहते हैं कि हमारी जांच पुख्ता है, हमारे जो सरकार है वो पुख्ता है, हमारा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है वो पुख्ता है। कैसे हो जाता है सर फिर ये सब? जिस वक्त ये लोग यहाँ पैर पसार रहे होते हैं उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं? सवाल के जवाब देने कैसे हो जाता है? देखिए, यही ने कहा कि इन सब मामलों पर निदा जी, आप भी एक बेटी हैं, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सर, इसलिए तो गुस्सा आ रहा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। दिनेश सिंह जी, बेटी भी हूँ और उसी उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, वहीं से आती हूँ मैं भी, मेरा भी आना जाना लगा रहता है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। इन विषयों पर तू महिमा की राजनीति ना होकर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ मुझे रुकना होगा, आके मैं बात करूंगी। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं भी वोटर हूँ आपकी सरकार की, वोट देती हूँ मैं भी आपको। तो वोटर होने के नाते से भी और मेरा सूबे होने के नाते से भी मेरा हक बनता है, अगर मेरे इलाके में कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं सवाल उठाऊं। एक छोटा सा ब्रेक, आएंगे वापस और इस अपने आज के मुद्दे में इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। तो इस्तकबाल एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद। हाथरस साहने में हर रोज चौंकाने वाले जो खुलासे हो रहे हैं, आज इसी की पूरी गुत्थी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि कहीं पर दंगों की साजिश की बात हो रही है तो कहीं पर पता चल रहा है कि कुछ पार्टी के ही लोग हैं जो लगातार जो मुतासिरा है उसके कुनबे के रिश्तेदार बनकर वहां पर उन्हें भड़का रहे थे। कई सवाल हैं ऐसे जो इस पूरे मसले को लगातार सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है लगातार। दिनेश सिंह है जो कि बीजेपी लीडर है, इनके अलावा सैफ खान साहब है कांग्रेस लीडर और एडवोकेट शाहिद अली साहब है और शैलेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सैफ खान साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। आप मुझे एक चीज समझाइए, अभी आप लोगों की तरफ से हर कोई जा रहा है, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, हर कोई हाथरस की तरफ भाग रहा है। लेकिन सर और भी जगह और भी बहुत बड़े मसले पड़े हैं जहां की किसी को कोई फिक्र नजर नहीं आ रही। लाजमी है सवाल उठेंगे। इनके अलावा आपकी ही पार्टी के 2 लोग हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ, जिनके खिलाफ आज गिरफ्तारी की भी अलीगढ़ में केस दर्ज हो चुका है उनके खिलाफ। तो ऐसे में सर कहीं हमें नहीं एकजुट होकर के हमें इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या फिर हमें राजनीति में ही उलझना है? हमारी कोशिश पहले यह होनी चाहिए कि लड़की को इंसाफ मिले। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जिन लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए भी हैं जिनका अलीगढ़ में आप ये जिक्र कर रही हैं, जो अलीगढ़ में बैठ के ऐसे स्टेटमेंट्स वगैरह देते हैं, हम तो कहते हैं कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई और एक्शन उठाना। अलीगढ़ में नहीं दिया सर, उसके घर गए थे, लड़की के घर गए थे, लड़की के आंगन में बैठ के लड़की की फैमिली के बीच में दिया उन्होंने। सुनिए बिल्कुल ऐसे लोगों पे जो लोग जो है जो ये करके दिखाते हैं कि हम कम्युनल वायलेंसेस बढ़ा रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो पूरे देश में जो वो बिकने की राजनीति तो हो ही गई है। मैं तो ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट्स इसलिए दिए गए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत बड़ी बात बोल दी आपने सैफ खान साहब। आप शायद भूल रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। आपने बिकने की बात बोल दी, मैं कांग्रेस लीडर की ही बात कर रही हूँ। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिल्कुल ये स्टेटमेंट नहीं है और हम निंदा करते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सच्चाई ये थी कि जब जो है जाने की कोशिश की जाती है, सरकार लगातार रोक रही थी।
कार्यकर्ताओं को मार रही थी, राहुल गांधी जी को धक्के पड़ रहे थे क्योंकि वो एक बेटी को जो है, और ये हम इनकार नहीं कर सकते कि एक बेटी की मौत हुई है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? रेप के ऊपर हम अटके में, बेटी की मौत को तो देखेंगे ही नहीं, है ना? काला सच तो यही है इस पूरे केस का कि लड़की जान से हाथ धो बैठी। मैं नेताजी मैं बताता हूँ अब इनको सच्चाई इनकी जो है, सच्चाई ये है कि हमारे देश में जो है जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई, चाहे आप कम्युनल वायलेंसेस की बात करें, दंगों की बात करें, वो बढ़ गए, वो भी कैसे बढ़ गए? 60 कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्ड की जाती है। योगी जी सरकार में आते हैं, रुक जाइए, सुन लीजिए एक एक करके, एक एक करके। कैसे सुन रहे हैं? बढ़ गए, आप बताइए ना कौन कौन से दंगे? अरे बढ़ गए क्रिमिनल दंगे, कौन से दंगे बढ़ गए? एक एक करके बोलेंगे तो सब आसानी से आपकी बात समझ पाएंगे। एक एक करके बोलिए। नवरात इतनी यहाँ के सामने ना पहुंच जाए। 822 कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्ड की जाती हैं, वो भी इनकी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर पार्लियामेंट में रिकॉर्ड कराते हैं। और ये जो 60 का भी जो मैंने आंकड़ा उत्तर प्रदेश का बताया, ये भी पार्लियामेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़े दिए गए हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। आज महिला की सुरक्षा के लिए मैंने आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का बताया। अब WCD किसके अंडर आती है? भारतीय जनता पार्टी की एक विभाग है जो है WCD, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से बयान है कि आपको जो है सख्त एक्शन उठाने चाहिए, तब भी ये सरकार जो अंधी बैठी रहती है। आज रेप की घटनाएं कहाँ है? इस्तेमाल निर्भया फंड जो है एक कानून बनाया गया, निर्भया के लिए फंड इस्तेमाल किए गए, जो है निकाले गए। कितना % फंड उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल हुआ है? फिर पॉस्को एक्ट का इन्होंने बनाया, कितने % कोर्ट बना दिए, कितने जजेस अपॉइंट कर दिए? इसका जवाब जो है दिनेश मुझे एक लाइन में बताएं। बता रहे हैं दिनेश जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। निदा एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, इन हरकतों की वजह से भारतीय जनता पार्टी चाहिए था, आज बर्खास्त कर देना चाहिए था राजस्थान की सरकार को, प्रियंका गांधी को करना था ना। पता नहीं जानकारी है कि 15 वर्षीय बच्ची के साथ वहां बलात्कार हुआ है, बच्ची मारी गई, जानकारी है कि नहीं? अगर जानकारी है तो शायद एक ट्वीट भी नहीं आया होगा। बैठ के दूसरी दिनेश सिंह जी क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? सरकार कहाँ बर्खास्त होती है सर जी? कोई सरकार बर्खास्त नहीं होती है, एक दूसरे पर बस आरोप लगाते रहते हैं आप। ये महिलाओं पे अत्याचार, ये दूसरे घटना परसों हुई बारे में आज फिर हो गई। और आप मां बहने नहीं है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि रेप नहीं हुआ तो मर्डर नहीं हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रूव करना चाहते हैं? किसने कहा मर्डर हुआ? किसने कहा? किसी ने किया है ना? किसने कहा मां बहन नहीं है? किसने कहा? पर्सनल मत जाइए, पर्सनल कोई नहीं जाएगा। दिनेश सिंह जी, सैफ खान जी, पर्सनल कोई नहीं जाएगा, पर्सनल कोई नहीं जाएगा। वापस आइए डिबेट पे, वापस आइए डिबेट पे। पर्सनल कोई नहीं जाएगा, पर्सनल कोई नहीं जाएगा। दिनेश सिंह जी, जी 5% उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। 5 बच्चे दिन के किडनैप हो रहे हैं। 26% क्राइम आप इनसे पूछे कि आरपी के आंकड़े में सबसे ज्यादा रेप की घटना कहाँ है? एक मिनट, कहाँ है दिनेश सिंह जी? आप ही बता दीजिए कहाँ है? राजस्थान नंबर 1 पर है। कहाँ है? निकालिए, गूगल करिए। तो दिनेश सिंह जी एक बात बताइए, अगर जो वो कर रहे हैं या जो उनकी सरकार में हो रहा है, जहां पर वो उनके प्रदेश में जहां पर सरकार है वहां वो हो रहा है, वही आप भी करेंगे, तो आप में इनमें फर्क क्या रह गया? कैसे आप इनसे अलग हो गए? हमने पहले ही कहा निदा जी, हम ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं करते। हम एक काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई बाड़मेर क्या धरना प्रदर्शन करने हमारे यहाँ से कोई गया क्या? दिक्कत ये है कि हमने पहले ही निवेदन किया कि ऐसे मसलों बैठ के ये चर्चा होनी चाहिए कि कल से घटना न होने पाए। सैफ खान जी और दिनेश सिंह जी, सैफ खान जी, दिनेश सिंह जी, दिनेश जी मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है, आप दोनों के पास जब मैं बारी बारी से आऊं, आप दोनों तभी अपनी बात रखें, क्योंकि ऑडियो में क्लैश हो रहा है और जिस वजह से ना तो सैफ खान जी आपकी आवाज समझ में आ रही है और ना ही दिनेश जी आपको जो ऑडियंस हमारी इस वक्त देख रही है वो सुन पा रही है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके आऊंगी मैं आपके पास दोनों के। शैलेंद्र दुबे जी, जिस तरीके से लगातार सियासत जमकर अब इस पर हो रही है, हर पार्टी के
एंट्री हर दिन इसमें हो जाती है। आज भीम आर्मी के लोगों पे भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि शुरू से लेकर आखिर तक भीम आर्मी के जो लोग हैं वो उस घर में मौजूद थे और वही भड़काने का काम कर रहे थे, भड़काऊ भाषण दिलवा रहे थे। लेकिन हैरानी यह भी होती है कि लगातार वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रहती है। उस घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं। एसआईटी की टीम एक दिन में दो बार चक्कर लगाती है, लेकिन फिर भी क्यों पहचानने में इतनी देरी हो गई? देखिए मैडम, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि इतना सीरियस टॉपिक है, इस पर पर्सनल करने के बजाय ना तथ्यात्मक बात रखते हैं। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ इस मित्र के द्वारा जो संवैधानिक संस्था से संबंध रखते हैं। मैं एक शब्द हूँ फिर भी निशब्द हूँ, मैं एक शब्द हूँ फिर भी निशब्द हूँ, है ख्याल मुझे आपसी रिश्तों का इसलिए स्तब्ध हूँ, मैं एक शब्द हूँ। कम से कम जो इन लोगों से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि आप जो है थोड़ा सीरियसनेस लाए। मैं जो इस प्रसंग की जो बात हो रही थी, इस प्रसंग में देखिए क्या है कि जो सारा ये घटनाक्रम जो सामने आ रहा है, उन्हीं सब चीजों को लेके जो कोर्स ऑफ एक्शन की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा एसआईटी का गठन और उससे भी आगे जो है सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन। आप अगर प्रीवियसली जितने भी केसेस है उसमें आप ये देखेंगे कि आमतौर पर क्या पाया जाता है कि कोई भी परिवार जो है जो पीड़ित होता है वो आमतौर पर जो है मसला अगर बहुत गंभीर एसआईटी का गीत गा रहे हैं बैठ के चैनल पे, सुनिए एक मिनट, सैफ खान जी आऊंगी आपके पास। हाँ, आप एसआईटी का जो गीत बार बार गा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूजने वो बन रहे हैं, मुझे मैं जानना चाहता हूँ कि लड़की का मर्डर नहीं हुआ क्या? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो झूठ बोला, उस पर भी कुछ राय रखना चाहेंगे? बाद में पूछ लेते ना, जब उनकी बात हो जाती तो। सुनिए, 11,829 केसेस रजिस्टर होते हैं 2019 में उत्तर प्रदेश में रेप के, क्या कहना चाहेंगे? एक एक करके फिर से गुजारिश, एक एक करके। अत्याचार जो महिलाओं के ऊपर करे 2018 से 2019 में आते आते जो है 36% और आज कम से कम नेशनल चैनल है, प्लीज आपसे गुजारिश है, महत्वपूर्ण विषय है। तो मेरा कहना यह था कि एसआईटी का गठन और उससे आगे जो सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन और उसमें भी जो सबसे अच्छी बात जो की जाती है कि अगर मान लीजिए कुछ पुलिसकर्मियों का निलंबन किया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है और जब ये पाया जाता है कि तमाम तरफ से जो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का माहौल पैदा हो रहा है तो उसमें नार्को एनालिसिस टेस्ट की रिकमेंडेशन की जाती है। उसमें पीड़िता का भी परिवार है, संबंधित जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और पूरा जो है महकमा है, उसके साथ साथ जो आरोपी लोग भी हैं, इसमें क्या दिक्कत है? एक बार होने के बाद जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। और मैं एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ कि जो तमाम सियासी दल देखिए, न भगवान ने न अल्लाह ने न धर्म बनाया न जाति बनाई है, ये सब यहाँ पर जो हम लोगों ने बनाए हैं। उस ऊपर वाले ने सिर्फ जो बनाया है आदमी और औरत बनाया है। मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि इस सरकार के द्वारा जब जो है औरतों को लेकर एक बहुत खास बिल जो लाया गया था, ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया था, उस तरह जो आप सियासी बात कर रहे हैं जो है, जब इन लोगों की दिक्कत क्या है कि जब जो कोई भी करेक्शन की बात आती है, ये तमाम जो लोग सियासी लोग उसमें आके व्यवधान डालते हैं, उसमें रोक लगाते हैं जो है। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि आज समय आ गया है, एनसीआरबी का डेटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें 95% केसेस जो है वो केसेस है जिनमें जो ऑफेंडर्स है वो नॉन होते हैं। सैफ खान जी सुनिए प्लीज, आपसे गुजारिश है, आप सुनिए, आपका समय आएगा तो काउंटर कीजिएगा प्लीज, है। तो मैं कह रहा हूँ एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें 95% वो लोग हैं जो ऑफेंडर्स हैं, दे आर नॉन। इसका क्या मतलब हुआ कि इस समस्या का सीधा संबंध जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक ताने वाले से जुड़ा हुआ है। वापस इसमें सबसे पहले जो है जरूरत है हम सबको जो है गहन चिंतन करके सामाजिक संगठनों को, अरे वो छोड़ दीजिए, आप गहन चिंतन देखिए हमने कितने गहन चिंतन करने वाले हैं आप। सैफ खान जी सुन लीजिए ना, आऊंगी आपके पास, सुन लीजिए। क्रिमिनल बैठे विधानसभा में 37% क्रिमिनल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो खुलेआम बताते हैं कि हमने जो है खुलेआम डिक्लेरेशन होते हैं वो व्यक्ति कोई भी पर्सनल एग्रेशन में तब आता है तो उसके बाद तथ्यों की कमी होती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बहुत ही न्यायिक गलत तरीका है, ये ठीक नहीं है। कम से कम अदर सैफ खान जी उर्दू तहजीब सिखाती है, उसका ध्यान रखना चाहिए प्लीज। तो मेरा कहना यह है कि एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें 95% जो ऑफेंडर्स होते हैं। तो आज समय आ गया है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री और तमाम सियासी दलों से अपील करना चाहता हूं कि आज आप आइए और बैठिए और ऐसा सख्त कानून बनाइए
देखिए, ये समाज के अंदर जो अपराध ना हो, आदत बांटा की स्थिति वो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये गैंग रेप होते हैं और रेप होते हैं, या फिर जो है और तीसरा जो है आपका सेक्सुअल असॉल्ट होता है, इनको अलग अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है। शैलेंद्र दुबे जी, कानून बनने से क्या होता है? हमने भी देखा क्या होता है। निर्भया के केस में पूरा देश सड़कों पे था, उसके बाद भी किस दिन ऐसा हुआ जिस दिन जब घर से उठ के आती हूँ मैं, आगे बुलेटिन के लिए जाती हूँ, कोई सा बुलेटिन मेरा ऐसा नहीं जाता जिसमें मैं रेप की घटना ना पढ़ती हूँ सर। हाँ, हर दिन जब आती हूँ तो शुरुआती इससे होती है। शुरुआती कोई दिन ऐसा नहीं गया जब रेप की खबर बिना पढ़े मैं घर सुकून से चली गई हूँ कि हाँ आज किसी लड़की की किस्मत तार-तार नहीं हुई, आज सब लड़कियां सुरक्षित थी, सबकी इज्जत अपने हाथ में थी। कभी नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ। तो कानून की बात तो आप रहने दीजिए, कानून बनते हैं लेकिन अमल कितने होते हैं, अमल में कितने लाते हैं, ये सब नहीं देखना सर। जरूरत जो है वो है हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलने की, अपनी सोच बदलने की, और उससे भी बड़ी बात कि हाँ अगर लड़की के साथ गलत हुआ है तो उसे उसी नजरिए से देखा जाए कि हाँ गलत हुआ है, ना कि ये कि हमें कहां से वोट बैंक मिलेगा, 2022 का मिशन हमारा कहां से पूरा होगा। हमें उन सब में बांट के नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इंसानियत देखनी चाहिए। उस फैमिली के साथ जो हुआ वो देखना चाहिए। उस फैमिली के साथ उनकी अपनी बेटी चली गई, आज वो गम के आंसू रो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। शाहिद अली साहब, जिस तरीके से इन चारों जो आरोपी इसमें बनाए गए हैं उनकी तरफ से भी एक लेटर जो है, एक चिट्ठी जो है वो सामने आई है, जिसमें वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं, हमें फंसाया जा रहा है। आपको लगता है कि ये चिट्ठी जो है इस केस में कोई पुख्ता सबूत के तौर पर काम आएंगे आगे? क्योंकि आप लॉयर हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इसमें ये जो चीजें चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन की चीजों में कोई बोलता नहीं हूँ, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही जिससे को लबैक कहना चाहिए, वो ये है कि हमें इसको बेहतर बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए पर हर इंसान को आगे आना चाहिए। कि आज बात कर रहे हैं सियासत की, मैं 1980 की आपको बात याद दिलाता हूँ, जब बाबू बनारसी दास जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया था सिर्फ इसी बात पे कि उनकी पुलिस के ऊपर रेप के चार्जेस लगे थे। पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ था, पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, उनकी सरकार गिरी थी। आज ये बात कर रहे हैं कि साहब इसमें कोई आदमी बात नहीं करे, कोई आदमी इस मुद्दे को उठाए भी नहीं, आंदोलन भी नहीं करे, इसकी सियासत हो गई। भाई आपने अगर कानून व्यवस्था बना के रखेंगे, आप अगर इंसाफ देंगे, आपने उसको कचरे की तरह नहीं जलाया होता, आपने उसको वक्त रहते हुए एम्स में लाकर उसका इलाज करवाया होता, आपने वक्त रहते हुए उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद करवाया होता, आपने मुलजिमान को सजा देने के लिए कुछ कोशिश करी होती, आपने कहा मैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, लेकिन आप एसआईटी का टाइम 10 दिन बढ़ा के बैठ जाते हैं। आप ये सब चीज देखिए ना, इसमें आप कानून की कौन सी मदद कर रहे हैं? कानून की मदद कहां पर हो रही है? कानून की मदद नहीं होगी तो फिर जनता के अंदर विश्वास कहां से आएगा? और जनता के अंदर विश्वास नहीं आएगा तो सड़कों पर उतरेगी। उसका आप चाहे फिर कहिए कि राजनीति कर रहे हैं या क्या कुछ कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ने कहा राजनीति हो रही है, मेरी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। तो इससे मैं ये बात बता रहा हूं कि जब आक्रोश में आती है तो जो जनता वोट दे के सरकार बनाती है, किसी को मुख्यमंत्री के शासन पर या सिंहासन पर आसीन करती है, तो जनता को प्रजातंत्र में इतना हक है कि वो सड़कों पर आए, अपनी बात को कहे, आंदोलन करे, और उस आंदोलन से अगर सरकार गिरती है तो फिर सरकार भी गिरती है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर तो बात नहीं है कि साहब कोई भी अगर विरोध की आवाज उठेगी तो कहते हैं कि साहब आप राजनीति करो, ये क्या बात है? ये जैन चोरी साहब वहां पर जाते राजनीति करते वो। दिनेश सिंह से जवाब ले लेते हैं, दिनेश सिंह भी मौजूद है। शाहिद अली जी शाहिद अली जी जवाब ले लेते हैं। दिनेश सिंह भी मौजूद है हमारे साथ बहस में। जी दिनेश सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए नीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वकील साहब, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार से कहां चूक हुई। और दूसरी चीज बड़े चाहे जो किसी को भी कानून को हाथ लेने में अधिकार नहीं। अगर धारा 144 लगी है तो धारा 144 तोड़ने का अधिकार ना तो राहुल गांधी को हो सकता है, ना दिनेश सिंह हो सकता है, ना जैन चौधरी को हो सकता है, ना वकील साहब को हो सकता है। अगर धारा 144 है उसका उल्लंघन आप करेंगे तो वहां के प्रशासन, वहां की प्रशासन कार्रवाई करेगी। और दूसरी बात, लेकिन दिनेश सिंह जी अगर एक दो लोग धारा 144 में भी 4 लोग तो अलाउ होते हैं ना, अगर एक दो लोग जाकर उस परिवार से, उस फैमिली से मिलना चाहते हैं, उन्हें जिस वक्त, क्योंकि उस वक्त उन्हें बहुत जरूरत थी एक ऐसे कंधे की, जो आए उन्हें गले लगाए, उनके आंसू पहुंचे, अगर ऐसे में कोई जाना चाहता है तो दिक्कत क्या थी?
दिक्कत क्या थी सर? बात तो वही बिगड़ी ना जब रोका गया। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले ही एक सवाल आया था जो बहुत बड़ा सवाल है कि रात को उसका अंतिम संस्कार किया गया, मिलने की बात जाने दीजिए, सबसे पहले आरोप। लेकिन जब क्या नहीं किया गया, नहीं किया गया, वो रात को पेट्रोल डाल के चलाया गया है। अंतिम संस्कार रात को 2:30 बजे सर। इतने पर भी आलम यह था वहां का, दिनेश सिंह जी, आलम यह था वहां का, जब आपको अगर ये बात पता है कि रात के 2:30 बजे लड़की को जला दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो आपको यह भी पता होगा कि वहां पर जितना पुलिस प्रशासन मौजूद था, मीडिया तक को एंट्री नहीं दी गई थी। परिवार वाले कहते रहे कि एक बार लड़की की शक्ल दिखा दो, आखिरी बार दिखा दो। उन्हें तो अपनी बेटी के साथ आखिरी पल भी नसीब नहीं हुए। और ये आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ, ये इल्जाम खुद उस फैमिली के है कि आखिरी बार भी वो अपनी बेटी के साथ वक्त नहीं गुजार पाए। बताया है, भाभी ने बताया है, माँ ने बताया है, बाप ने बताया है, सबके बयान है। दिनेश सिंह जी, क्या जल्दी थी इतनी? पेट्रोल डाल के जला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार हो रहा था। शर्म आनी चाहिए दिनेश सिंह तुम्हें। सैफ साहब एक मिनट सुन लीजिए, सैफ साहब सुन लीजिए, दिनेश सिंह को सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। जी दिनेश सिंह जी बोलिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म नेता। ऐसे लोग बैठ के 2:30 बजे जब उसे माँ बाप को बंद करते हैं, लड़की को रात को जला रहे थे पेट्रोल डाल के, तो ये कहते हैं अंतिम संस्कार हो रहा था। नहीं, ऐसे अंतिम में की चर्चा हो जाए थोड़ी देर क्या? अब सुन लीजिए, शर्म है। एक आरोप ये भी है, मैं कह रहा हूं तो उसमें भी प्रशासन को इनपुट मिला कि इस तरह के कुछ राजनीतिक दल है, इस तरह से कुछ असामाजिक तत्व है। अरे क्या बात कर रहे हैं दिनेश सिंह जी, आप आऊंगी मैं आपके पास और इसी इनपुट की आपकी मैं बात करूंगी, जिस इनपुट का आप जिक्र कर रहे हैं। कमाल करते हैं, हमें सब कुछ पता चल जाता है कि सुबह क्या होने वाला है, इस वजह से हम रात के 2:30 बजे उठा के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सर आऊंगी मैं, इसी सवाल पर आऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकूंगी। जवाब आप तैयार रखिएगा, आप ही के पास आऊंगी दिनेश सिंह जी। एक छोटा सा ब्रेक।